हेलो बच्चों, हिंद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। और जहां हमने बात की थी कि पहली बात तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स के अंदर चाहे एनिमल्स के अंदर भी हो, उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम उन इवेंट्स के साथ साथ उन स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। काफी स्टूडेंट्स ने 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने शायद ना भी पढ़ा हो। तो मैं यहाँ पर केवल सीधे ही इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पर नहीं जाऊंगा कि एंड्रोशियम और गायनेशियम क्या है, मैं पूरे कंप्लीट फ्लावर के बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगा। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जो भूल चुके होंगे उन्हें भी ये चीजें याद आ जाए पूरा कंप्लीट। तो देखिए, आपने पढ़ा क्या था, यहाँ होता क्या है समझिएगा। ठीक है, कोई भी जो फ्लावर जो होता है ना बेटा, एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें एक स्टॉक होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फ्लावर में स्टॉक होती है, जनरली अगर कहा जाए तो ज्यादातर जितने भी फ्लावर होते हैं ना उनमें एक स्टॉक होती है। वो जो स्टॉक होती है उस स्टॉक को कहा जाता है पेडिसल। जैसा मैं अगर कहूँ इस डायग्राम में, तो ये जो स्टॉक जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये पेडिसल है। क्या है? पेडिसल। और पेडिसल यानी स्टॉक ऑफ द फ्लावर जो है उसका ऊपर वाला जो एंड जो दिखाई दे रहा है, अब देखिए इस पेडिसिल का एंड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो फूला हुआ सा दिख रहा है बेटा, ये थैलेमस होता है। क्या होता है बेटा? ये थैलेमस। और बेटा ये जो थैलेमस होता है ना, इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल यानी जो फूला भाग है, अगर आप मेरे इस हाथ को देखिए तो ये अगर मेरे हाथ है, ये तो हो गया स्टॉक, और इसका ऊपर का एंड, टर्मिनल एंड जो होगा थैलेमस हो गया। तो जो थैलेमस वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर फ्लोरल अपेंडेजेज प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेज, जैसे कहते हैं ना स्टेम पर लीव्स प्रेजेंट होती है, वैसे बेटा ये थैलेमस वाला जो पार्ट होता है ना, उस पर फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। और वो अपेंडेजेस जो होते हैं कंसेंट्रिक मैनर में, यानी सबसे बाहर एक सर्कल, फिर अंदर एक सर्कल, फिर अंदर एक सर्कल, फिर अंदर एक सर्कल, कंसेंट्रिक मैनर में इस थैलेमस के ऊपर ही अरेंज रहते। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे बाहर वाला जो सर्कल जो होता है उसका ईच मेंबर, जैसे मैं यहाँ पर अगर इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाऊं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स, ये जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये लीफ लाइक की होती है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है बेटा सेपल्स। और एक अकेली यूनिट का नाम सेपल है, और पूरा जो सर्कल यानी वर्ल्ड जो होगा इसका पूरा, वो कहलाएगा बेटा कैलिक्स। तो ये होंगे बेटा क्या? सेपल होंगे, जो कि सबसे बाहर की तरफ एक सर्कल बनाएंगे। तो ये है सेपल, और उनका पूरा सर्कल जो है वो कहलाता है बेटा कैलिक्स। उसके अंदर फिर जो यूनिट्स दिखाई देते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस जो दिखाई देते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, क्या है? कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। ज्यादातर मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें
ये जो कलरफुल पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये इसको हर एक यूनिट को कहा जाता है बेटा क्या, पेटल। क्या कहा जाता है बेटा, पेटल कहा जाता है। ये तो हो गए क्या, पेटल। और पूरा का पूरा जो सर्कल है वो कहलाता है कोरोला। उसके बाद में आपको जो यूनिट्स दिखाई देती हैं, ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस दिखाई देते हैं, वो होते हैं बेटा क्या, स्टेमन्स। ये इसके अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर। ये स्टेमन्स हैं, क्या है बेटा, ये स्टेमन्स। यानी सबसे बाहर तो सेपल्स का सर्कल, फिर पेटल्स का सर्कल, और फिर उसके अंदर अगर कहेंगे तो ये क्या है बेटा, स्टेमन्स का सर्कल होता है, जिसको एंडोशियम कहा जाता है। उस पूरे सर्कल को, वर्ल्ड को क्या कहा जाता है, एंडोशियम। और ये जो यूनिट जो है जो हम दिखा रहे हैं, ये है क्या बेटा, ये स्टेमन्स हैं, स्टेमन। ठीक है, और सबसे बिल्कुल बीच में जो यूनिट्स होती हैं उनको कहा जाता है पिस्टिल या कार्पल। और वो पिस्टिल या कार्पल मिलकर जो सर्कल बनाती, वर्ल्ड बनाती हैं, उनको कहा जाता है, उस वर्ल्ड को कहा जाता है बेटा क्या, गायनोशियम। बिल्कुल बीच में, यहाँ पर सेंटर के अंदर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर आपके पास में कोई फ्लावर हो तो आप इन चीज़ों को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाहर से अंदर की ओर स्टडी करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस जो है उनको निकालते चले जाइए, आपको ये भी एंड में मिल ही जाएगा। तो ये बिल्कुल बीच में जो यूनिट दिख रही है, इसको अकेले यूनिट को तो कहा जाता है बेटा पिस्टिल। और पूरा जो सर्कल होता है, आप बोलोगे सर्कल तो नहीं दिख रहा है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे बेटा। तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है, यूनिट जो है, इसका नाम क्या है बेटा, ये बिल्कुल बीच में ये है पिस्टिल। क्या है बेटा, ये पिस्टिल है। आप इसको कार्पल भी कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है, जिसको हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर भी चुके हैं, करते भी हैं। फिलहाल अगर कहा जाए एक टिपिकल अगर फ्लावर है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, पेडिसिल हर फ्लावर में हो ये कोई जरूरी नहीं है। किसी फ्लावर में पेडिसिल होती है, किसी में नहीं होते। पेडिसिलेट भी हो सकता है फ्लावर, और सेसाइल भी हो सकता है, लेकिन जो थैलेमस है वो सब में मिलेगा ही। वो किसी और फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाए वो अलग बात है। तो मैं यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा बेटा कि वास्तव में फ्लावर की अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे, द फोर डिफरेंट वर्ल्ड, यानी चक्र, और सेट ऑफ, आप सेट ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस भी कह सकते हैं। चार अलग अलग सेट दिख रहे हैं, floral appendages are present on the thalamus। और ये मैंने आपको बता दिया कि थैलेमस क्या है। थैलेमस एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है, फूला हुआ, स्वलन एंड ऑफ पेडिसिल है, ठीक है। अब ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस के जो पूरे वर्ल्ड है, चक्र जो हैं, उनके जो नाम है, अगर बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं हम, पहली बात तो क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो आउटर मोस्ट सर्कल या आउटर मोस्ट जो वर्ल्ड है अपेंडेजेस का बना, उसका नाम क्या है बेटा, सबसे बाहर वाले को कहते हैं कैलिक्स।
कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, और फिर है गायनोशियम। ठीक है, इस तरीके से ये चार अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेज के जो वर्ड है चक्र हमें दिखाई देते हैं। अब इसमें भी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले जो आगे बढ़ेंगे वो है किसकी बात करें, कैलिक्स की। मैंने एक बार समझा दिया, फटाफट से अपन इसको रिटर्न भी कर लेते हैं। अगर मैं कहूंगा सबसे पहला जो सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जो वर्ड था वो क्या था बेटा, कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर कहेंगे, और उसकी जो ईच यूनिट है, ईच यूनिट अगर कहा जाए, उस ईच यूनिट को कहा जाता है सेपल। ठीक है, सेपल जो होते हैं उनका जो कलर अगर कहा जाए तो बेटा कलर जो होता है इनका ग्रीन होता है। क्या होता है बेटा, ग्रीन। ये हर एक रंग के होते हैं। और इनका अगर फंक्शन कहा जाए कि इनका काम क्या है, तो याद कीजिएगा बेटा, ये जो आउटर मोस्ट सर्कल जिसको अपन ने कैलिक्स कहा था, जिसकी हर यूनिट जो है सेपल है, इनका काम होता है जब बड कंडीशन होती है। देखिए फूल भी कभी तो कली था ना, जब वो शुरुआत में डेवलप होता है तो फ्लावर जो होता है फ्लोरल बड से ही तो डेवलप्ड होता है। कहने का मतलब फ्लोरल बड बनती है, वही फ्लावर में खिल जाती है। तो आप जब किसी बड को देखेंगे, फ्लोरल बड को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा सेपल सबसे बाहर की तरफ होते हैं। तो इसका जो अगर कहा जाए तो ये सेपल का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना एक प्रकार से। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इनर फ्लोरल अपेंडेजेज। ठीक है, तो कैलिक्स की बात हो गई है बेटा कंप्लीट, लेकिन फिर भी आप मॉर्फो में एक बार जरूर वापस से पढ़िएगा। 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था कि अलग अलग पौधों में जो जो सेपल्स जो होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर जुड़े हुए हो तो गैमोसिपेलस कंडीशन कहा जाता है, और अगर अलग अलग हो तो पॉलीसेपलस, और उनके नंबर भी अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होते हैं। याद कीजिएगा, फैमिलीज के अकॉर्डिंग आपको याद होगा भी। ठीक है, सेकेंड नंबर पर जो मैंने आपको कहा वो क्या है बेटा, कोरोला है। कोरोला जो है कलरफुल वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर है। ठीक है बेटा, और उसकी ईच यूनिट जो है, ईच यूनिट, हर एक यूनिट जो है जो उसको बना रही हैं उनको हमने कहा था पेटल। क्या कहते हैं बेटा, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल। और पेटल जो होते हैं ना बेटा, उनका अगर मैं कहूं कलर अगर कहूं तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कलरफुल पार्ट है। तो ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर हो सकते हैं, ज्यादातर कलरफुल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज कर। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर का कलरफुल होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखते हैं, जनरली जब होगा कलर तो कलरफुल होंगे, लेकिन अदर देन ग्रीन। अदर देन ग्रीन। ठीक है बेटा, और इनका फंक्शन जो होता है, इनका काम क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। अभी आप इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है,
उन पोलन ग्रेन्स का एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा पर पहुंचना। अभी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, जब एंड्रोशियम की बात करेंगे तब यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। फिलहाल इनका फंक्शन क्या है, इनका काम होता है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड होते हैं या अदर जो एनिमल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं पॉलिनेटर्स को। ठीक है, तो यहाँ टू अट्रैक्ट द pollinators, to attract the pollinators for a pollination। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो कैलेक्स और कोरोला जो है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि कैलेक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन का काम तो नहीं कर रहे, वो तो अंदर वाले जो वर्ल्ड है एंड्रोशियम और गायनेशियम करेंगे। तो इस बात को बहुत खास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो कैलेक्स और कोरोला दोनों जो होते हैं ना बेटा, दोनों कैलेक्स और कोरोला दोनों ये रिप्रोडक्शन का काम तो नहीं करते हैं, तो आप इनको नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड भी कह सकते हैं या फिर एसेसरी वर्ल्ड भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है, किसी पौधे में, किसी फूल में अगर ये कैलिक्स और कोरोला अगर नहीं भी होते हैं तो रिप्रोडक्शन तो होगा ही ना बेटा, तो आप इनको नॉन एसेंशियल भी कह सकते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड। क्या भी कहते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड भी कहते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो आगे हम बात करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे भी एंड्रोशियम और गायनोशियम की, ध्यान रखिएगा एंड्रोशियम और गायनोशियम, उनको अगर कहा जाए तो ध्यान रखना उनको रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का काम करेंगे और इस चैप्टर में हमें उन्हीं को ही तो अच्छे तरीके से समझना है, और वो जरूरी भी होते हैं क्योंकि उनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो उनको एसेंशियल वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो फिलहाल ये दो हो गए, कैलिक्स और कोरोला। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, बच्चों अगर हम ये बात करें, एक टर्म और है जिसको कहा जाता है पेरिएंथ, सुना भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, एक बार हम लोग ना उस पहले वाले डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में चलते हैं। आपने कहा कैलिक्स का ईच मेंबर जो है सेपल है, कोरोला की ईच मेंबर पेटल है, ये हरे रंग के होते हैं, जबकि ये जो होते हैं कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। लेकिन कुछ पौधों में, कुछ फ्लावर में क्या होता है कि ये जो सेपल और पेटल, या ये कहें कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ना, वो एक जैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएट होते हैं। और बेटा जब ये अनडिफरेंशिएट होते हैं यानी एक जैसे होते हैं, हम उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है पेरिएंथ। क्या बोला जाता है, पेरिएंथ, और उसका ईच मेंबर टेपल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको कहूं यहां पर कि पेरिएंथ क्या है, पेरिएंथ क्या है, तो पेरिएंथ क्या है समझिएगा, इफ द कैलिक्स एंड कोरोला आर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कैलिक्स एंड कोरोला आर अनडिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएट, जब कैलिक्स और कोरोला अनडिफरेंशिएट होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम उन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बेटा, पेरिएंथ कहते हैं। और ऐसे में पेरिएंथ का जो ईच मेंबर है, ईच यूनिट जो है, ईच मेंबर कहें चाहे ईच यूनिट कहें, ईच यूनिट ऑफ पेरिएंथ अगर मैं आपको कहूं, तो पेरिएंथ की जो हर यूनिट है उसको कहा जाता है बेटा
टैपल। क्या कहते हैं बेटा? टैपल कहते हैं। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और बेटा इसमें एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप लोग मोनोकोट जानते हैं, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, मॉर्फोम में भी पढ़ते हैं, कई जगह आती है बात यहाँ पर। तो बेटा मोनोकोट जो होते हैं उनमें आपकी एक तो लिलिएसी फैमिली के मेंबर, अनियन और गार्लिक की अगर मैं बात करूं, या ग्रैमनी फैमिली के जो मेंबर्स, उनमें आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनमें पेरियंथ पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा तो आप याद रखिए, एक तो लिलिएसी फैमिली, और दूसरा पोएसी कहें चाहे ग्रैमिनी कहें, जिसको अपन ग्रेन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, उनमें आपको ये पेरियंथ दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ? अब बेटा तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, फ्लावर का जो तीसरा जो वर्ड जो था, ठीक है, उसका नाम था, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम है क्या? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड ऑफ अ फ्लावर, जैसा अभी देखा भी था, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। और बेटा जो एंड्रोशियम है उसका ईच मेंबर जो है, ईच मेंबर, एक बार और बता देता हूं आप लोगों को, इसका जो ईच मेंबर, ईच यूनिट है, जो भी कहें आप, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्टेमन। क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है, उसे स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको अब एक खास बात ध्यान रखनी है, चाहे आप 12th के हिसाब से याद रखें या 11th के हिसाब से याद रखें, ये जो स्टेमन्स होते हैं ना, जो मिलकर एंड्रोशियम बनाते हैं, उनकी लेंथ अलग अलग प्लांट स्पीशीज में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं। रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर, रिकॉल कीजिए आप लोग। मस्टर्ड यानी क्रूसीफेरी फैमिली में टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है। जो नहीं जानते हैं वो सुन लीजिएगा कि मस्टर्ड यानी क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर 6 स्टेमन होते हैं फ्लावर के अंदर, लेकिन उनमें से भी ध्यान रखिएगा 6 में से 2 छोटे आउटर सर्कल में होते हैं और 4 बड़े इनर सर्कल में होते हैं, जिसको 2+4 अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, और हम उसको कहते थे बेटा टेट्राडाइनेमस कंडीशन। तो इसका मतलब मस्टर्ड जो है, क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर हैं, उनमें जितने भी स्टेमन एक फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, उनकी लेंथ जो है एक जैसी नहीं होती है। तो आपको याद रखना, क्रूसीफेरी फैमिली के जो भी मेंबर हो, आपको जो भी ब्रेसिका से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी आप लोग कहा कि मस्टर्ड की अगर बात करें, और भी मेंबर हो सकते हैं, तो उनके अंदर आपको स्टेमन्स की जो लेंथ है इक्वल नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं और अगर पौधों की बात करें, जैसे चाइना रोज में अगर मैं कहूंगा तो इनफाइनाइट, बहुत सारे असंख्य स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, तो सारे के सारे स्टेमन्स जो होते हैं उनकी लेंथ इक्वल ही होती है। अब आप पी प्लांट की बात करें तो 10 स्टेमन होते हैं, हालांकि उनमें 10 में से 9 जुड़े, 9 अलग जुड़े होते हैं, एक अलग होता है, लेकिन लेंथ उनकी इक्वल ही होती है। ये ना सोचे लेंथ अलग अलग है। लेकिन इसकी अगर मैं तुलना करूं, जैसे तुलसी के अंदर
साल्विया के अंदर, तो उनमें अगर देखेंगे तो उनमें 4 स्टेमन होते हैं फ्लावर में, 4 में से 2 बड़े 2 छोटे होते हैं, जिसको डाइडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं, डाइडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं। याद आ रहा है ना आप लोगों को? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पुरानी चीजें भी रिकॉल होनी चाहिए, सामने दिखना चाहिए आंखों के अंदर, ठीक है, तभी वो मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए फिर भी डिस्कस करते रहेंगे आगे, बहुत सारी बातें हैं जो आपको 11th वाली जो है वो रिकॉल होती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने ये लाइन तो बोल दी आप लोगों को कि अलग अलग पौधों में स्टेमन्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है, और एक बहुत खास पॉइंट, इसमें एक बहुत खास पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको याद हो तो जिम्नोस्पर्म, कहाँ पहुंच रहे हैं हम, रिकॉल कहाँ करें, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें ट्रू फ्लावर्स तो होते नहीं, जो अभी अपने फ्लावर देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो फ्लावर तो नहीं पाया जाता ना, लेकिन उनके अंदर बेटा कोन्स प्रेजेंट होते हैं, कोन याद है, कोन प्रेजेंट होते हैं, मेल कोन फीमेल कोन। तो अगर उनमें आप देखेंगे मेल कोन और फीमेल कोन, तो उसमें जो मेल कोन जो होता था, याद कीजिएगा, मेल कोन जो होता था, थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, कि अगर याद कीजिए उनके अंदर, जैसे ये अगर मैं कह रहा हूं मेल कोन अगर होता है, मान लो ये मेल कोन, तो उस मेल कोन पर एक एक्सिस तो बीच में है, लेकिन उस एक्सिस के ऊपर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती थी, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती थी, जो कि कहलाती है माइक्रोस्पोरोफिल्स। याद कीजिएगा क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेल कोन पर एक्सिस जो होती है उस पर आपको क्या दिखाई देते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये एक्सिस सर, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है, और वो जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उनकी जो लोअर सरफेस जो होती है, लोअर सरफेस की तरफ यहां पर आपको स्पोरेंजिया दिखाई देते थे। क्या, स्पोरेंजिया, याद आया आप लोगों को, जिनको हम कहते थे माइक्रोस्पोरेंजिया। और सबको याद है ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी ये एक्सिस है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल्स की लोअर सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, डिप्लॉयड सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाती थी। याद आया? तो बेटा अब समझिएगा, जब हम स्टेमन की बात करते हैं, जैसे अभी जो फ्लावर आपने देखा, अभी जो आपने फ्लावर देखा, एक बार वापस से देखते हैं, ये जो फ्लावर देखा उस फ्लावर में ये जो यूनिट है ये तो स्टेमन है, और स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट जो है ना ये है एंथर है। क्या है? एंथर है। और जब हम एंथर का अभी क्रॉस व्यू जब देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, एंथर का क्रॉस व्यू जब देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कोई भी जो एंथर होता है, जैसे मैं यहां पर अगर बना देता हूं, ये एंथर स्टेमन बनाता और ये उसका अपर पार्ट एंथर, ये मान लीजिए मैंने कहा ये एंथर है, ठीक है, और नीचे अगर मैं कहूंगा तो ये उसकी स्टॉक है। अभी स्ट्रक्चर पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं कहूंगा ये एंथर है, क्या ये एंथर है, और बेटा ये होता है फिलामेंट। अभी डिस्कस होगा बेटा वापस से एक बार अच्छे से, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा आप लोग। तो ये एंथर के अंदर, एंथर का जब आप क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। जनरली एक एंथर, जो ज्यादातर पौधों के अंदर टिपिकल एंथर की बात करें तो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और इसमें अगर माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होंगी उनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं ना, जब इसके अंदर भी माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे हैं और यहां पर भी माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे हैं, यहां माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पर पैदा हो रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, इसका नाम क्या बताया मैंने, ये बताया आप लोगों को माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल नाम दिया, स्पोरोफिल यानी ऐसे फिल यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर पैदा हो रहे हैं। तो यहां भी तो हम कह सकते हैं पूरा का पूरा स्टेमन जो है, उस स्टेमन में एंथर के अंदर जो है माइक्रोस्पोर पैदा हो रहे हैं।
तो वेरी मोस्ट पॉइंट आपको समझने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टेमन, ध्यान रखना, स्टेमन ऑफ ए फ्लावर इज मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल, मॉडिफाइड माइक्रो स्पोरोफिल। यू भी कह सकते स्टेमन इज रिसेंबल टू द माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्यों? कारण समझ में आया? कारण इसलिए क्योंकि इनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया पैदा होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर डेवलप किए जाते हैं। चलिए, ये हो गई बात, अभी जर्नल बात ही कर रहे हैं हम लोग। अब बेटा, अभी मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि मैं जो इसके अंदर जो ये जो एंडोशियम और गायनोशियम का जो जर्नल जो कैरेक्टर है इंटरनल स्ट्रक्चर के अलावा, वो यहीं पर साथ में फ्लावर के साथ ही करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ताकि दोबारा से मुझे स्टेमन के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़े। डायरेक्ट हम इसके बाद में जब ये टॉपिक हो जाएगा तो हम एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर या ये कह सकते हैं जो भी क्रॉस व्यू जो है वो देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अगर मैं ये कहूँ ये एक अगर स्टेमन है तो स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं उस पर बात करते हैं। आपको याद भी होगा, आप चाहे तो रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेमन जो है, जो कि मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, उस स्टेमन के कंपोनेंट क्या हैं, उसके पार्ट कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेमन। तो बेटा, एक टिपिकल स्टेमन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके वैसे तो मैं कहूंगा तो दो कंपोनेंट मेन हमको दिखाई दे रहे थे। एक है जिसको कहते हैं बेटा एंथर, क्या है? एंथर। और दूसरा जो पार्ट है वो है बेटा क्या? फिलामेंट। एंथर है और फिलामेंट है। तो एंथर क्या था? अगर आप इसके जो स्टेमन्स के डायग्राम को अगर देखते हैं, जैसा एक बार फिर यहां पर बना देता हूं, ठीक है, ये एंथर है और ये अगर मैं कहूं तो ये इस प्रकार से ये इसका फिलामेंट है। नीचे यहां पर ये फिलामेंट कहां से पैदा हुआ है वो स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर मैं कहूंगा एंथर ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट एंथर है, ये एंथर है, तो हम कह सकते हैं ना द टर्मिनल फर्टाइल एंड। फर्टाइल इसलिए बोलेंगे क्योंकि बेटा इसके अंदर ही आपको जनरली, है ना, कभी कभी ये पोलन नहीं भी बनाते हैं कुछ पौधों में, तब उस कंडीशन में स्टेमन्स जो स्टेमिनोड्स के नाम से जाना जाता है, आपको याद होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं कह रहा हूं एंथर की अगर बात करता हूं तो एंथर है क्या? एक तरीके से द टर्मिनल एंड ऑफ स्टेमन। स्टेमन जो है उसका टर्मिनल एंड जो है वो ही एंथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बेटा यहां पर आपको एक दो पॉइंट जरूर याद रखने, वेरी मोस्ट है। इंटरनल स्ट्रक्चर में और बात हो जाएगी। ये जो एंथर है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम काटेंगे तो एक टिपिकल एंथर जो होगा उसके अंदर आपको यहां पर दो लोब दिखाई देंगे। दो लोब, बाइलोब्ड होता है, याद होगा आप लोगों को। ये अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से क्रॉस व्यू अगर देखेंगे, अभी फिलहाल उतना ही बता दे रहा हूं जितना एक जर्नल चाहिए हमें, बाकी फिर इंटरनल और अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए ये एंथर को आपने इस तरीके से काट कर देखा, ठीक है, ठीक है, तो जब आपने इसको काटा तो आपको यहां पर ध्यान देना है
आपको यहां ध्यान देना है कि इसके अंदर ना दो लोब है, एक लोब ये है और एक लोब ये है। ये अगर मैं कहूंगा तो ये लोब 1 मान लो, और ये दूसरा लोब है, पाली कहते हैं ना, हिंदी में हम पाली कहते हैं, लोब सेकंड है। तो एक टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है। ये बीच में एक धारी सी दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, इसके इधर एक लोब है, इधर एक लोब है, और एक लोब के अंदर अगर आप देखेंगे यहां, तो हर एक लोब के अंदर, एक लोब में ईच लोब कंसिस्ट, तो हर एक लोब के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां है, तो एक लोब में दो हो गई। ऐसे इस दूसरे वाले लोब में भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां पर है, ठीक है, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहां पर है। तो इसका मतलब ईच लोब कंसिस्ट टू माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया को थिका भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसको डाइथिसस कहा जाएगा। तो बाइलोब्ड तो है, बाइलोब्ड क्यों, क्योंकि दो लोब हैं। डाइथिसस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये जो दो माइक्रोस्पोरेंजिया जब मेच्योर हो जाती है ना बेटा, तो मेच्योर हो जाने के बाद में उसमें खूब सारे पोलन भरे हुए रहते हैं, ठसाठस भरे रहते हैं, तब वो पोलन सेक में डेवलप हो जाती है। लेकिन इंतजार कीजिए, अभी क्रॉस सेक्शन भी काटेंगे, पूरी डायग्राम देखेंगे हम कि कैसे पोलन जो है अंदर से बनेंगे, रिलीज भी कैसे होंगे। और एक चीज और देखिएगा आप लोग कि ये एक थिका, ये एक थिका, एक लोब के अंदर दो थिका, तो जो दोनों थिका है उनके साइड में अगर देखेंगे, साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई देता है। क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई देता है, आपको एक खांच से दिखाई देती है, जिसको लाइन ऑफ डाइसेंस भी कहते हैं। आगे बात हो जाएगी, फिलहाल मैं यहां पर दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये मान लीजिए यहां पर आपको एक धारी सी दिखेगी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखेगा, और बेटा यहीं इसी जगह से ये एंथर जो है ना बेटा फटता है, लाइन ऑफ डाइसेंस कहेंगे हम। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं, अभी उतना ही समझिएगा जितना अभी एक जर्नल कैरेक्टर के लिए जरूरी है, ठीक है ना बेटा, जर्नल कैरेक्टर के लिए जरूरी है। तो फिलहाल अगर मैं कहूं आपको कि जो एनसीईआरटी के जो खास पॉइंट है उन पर बात करें, एक टिपिकल एंथर जो होता है, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड। कारण, क्योंकि एक एंथर में दो लोब होते हैं, ठीक है। डाइथिसस, डाइथिकस कहें, क्योंकि एक लोब के अंदर दो थिका या दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ठीक है। और टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया कौन है बेटा, ये है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल कितनी, चार हो गई, तो टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। लेकिन बेटा एक्सेप्शन याद रखिएगा, अगर मैं यहां पर इसका एक्सेप्शन अगर कहूं, तो एक्सेप्शन क्या है, तो इसका एक्सेप्शन है मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली बेटा, मालवेसी। क्यों मालवेसी फैमिली क्यों है, क्योंकि जब मालवेसी फैमिली जो होती है ना, उसके अंदर जो एंथर जो होता है बाइलोब्ड नहीं होता, ठीक है, यूनिलोब्ड होता है। डाइथिसस नहीं, मोनोथिसस होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट की जगह बाइस्पोरेंजिएट होता है। क्या समझ में आ रही है ना बात, कि अगर मालवेसी फैमिली में अगर मैं कहूंगा तो एंथर जो होगा वो कैसा होगा, यूनिलोब्ड होगा, मोनोथिसस होगा,
मोनोथिकस भी कह सकते हैं, और बाइस्पोरेंजिएट होता है। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर में वापस से चर्चा होगी जो मैंने आपको यहां समझाया है, ठीक है, क्रॉस व्यू में, लेकिन लिखाना तो पड़ेगा जर्नल बात अगर कहें। अब आ जाती है बेटा बात फिलामेंट की। आपको ये फिलामेंट दिखाई दे रहा है, तो फिलामेंट क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए कि फिलामेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि थिन एंड लॉन्ग स्टॉक ऑफ स्टेमन, ठीक है। स्टेमन जो है उसकी थिन एंड लॉन्ग स्टॉक को कहा जाता है। अब यहां पर भी आपको कुछ पॉइंट समझने, वेरी मोस्ट पॉइंट समझने, ठीक है। ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है ना, इस फिलामेंट का ये वाला एंड जो एंथर से जुड़ रहा है ना, ये इसका डिस्टल एंड है। जैसे मेरा हाथ है, तो इस हाथ में अगर मैं कहूंगा ये एंड जहां फिंगर दिखाई दे रही है डिस्टल एंड है, और जो यहाँ बॉडी से अटैच है ये प्रॉक्सिमल एंड है। तो बहुत खास बात है, अगर कहा जाए जो फिलामेंट जो है उसका अगर कहा जाए प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा है, पहले प्रॉक्सिमल लिख देते हैं। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ए फिलामेंट, बहुत खास लाइन है, वेरी मोस्ट लाइन है, इज अटैच टू तो मेरी बात को समझिएगा बेटा, ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल कौन सा है? ये वाला है। तो आप बोलोगे सर ये तो थैलेमस हुआ ना, क्योंकि फ्लावर जो है उसका जो पेडिसिल का टिप है फूला हुआ है वो तो थैलेमस, और थैलेमस पर ही तो फ्लोरल अम्पेटेंज उगे हुए हैं। तो यानी ये फिलामेंट जो है उसका ये प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थैलेमस से जुड़ा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा। आपने याद किया होगा मालवेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली में कौन कौन आता है याद कीजिए, चाइना रोज हो गया, कॉटन, लेडी फिंगर। और अगर मैं कहूँगा सोलेनेसी फैमिली में जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, इनमें अगर ध्यान हो आप लोगों को तो इनमें एपिपिटेलस कंडीशन थी। कौन सी? एपिपिटेलस कंडीशन। और उसमें हमने पढ़ा भी है और नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा जो भी नहीं पढ़े, कि उनमें अगर पढ़ते तो उनमें क्या होता है, जो ये स्टेमन्स जो होते हैं उनका जो फिलामेंट जो होता है वो थैलेमस से नहीं निकलता है बल्कि पेटल से निकलता है। पेटल पर जुड़े थे, इफ द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो हिस्सा जो दिख रहा है इसको आप थैलेमस भी बोल सकते हो, तो पेटल भी बोल सकते हो। लेकिन लिलियेसी फैमिली में अगर कहें तो ये जो स्टेमन्स का फिलामेंट जो होता है वो टैपल से, यानी पेरियंथ की जो यूनिट है उनसे जुड़ा हो सकता है। तो ये अटैच टू, तो मोस्टली तो हम कहेंगे थैलेमस। तो थैलेमस तो मेनली आपको मिलेगा ही, थैलेमस से तो अटैच होता ही है, लेकिन हो सकता है वो पेटल से भी अटैच हो कुछ पौधों में, और हो सकता है वो टैपल से भी अटैच्ड हो। ठीक है, क्लियर हो गए? जिसको पेटल से अटैच हो तो एपिपेटलस कंडीशन, और अगर टैपल से अटैच हो, टैपल समझते ना, पेरियंथ की यूनिट अभी बताया था आप लोगों को। और लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो फिलामेंट जो है उसका ये वाला एंड जिसको डिस्टल एंड कहते हैं ये किससे अटैच होता है, तो अगर कहा जाए डिस्टल एंड ऑफ ए फिलामेंट is attached to तो हमें ध्यान है ये अटैच किससे दिख ही रहा है, एंथर से। किससे जुड़ा है? एंथर से। और बेटा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, याद रख सकते हैं तो, इतना महत्वपूर्ण तो रहता नहीं लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी होती है कुछ चीजें। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, यानी वही वाला कौन सा वाला हिस्सा, डिस्टल एंड वाला फिलामेंट का, ये जब एंथर से जुड़ता है तो यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है ना? इस टिश्यू को आप केवल नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, उसको कनेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कनेक्टिव। इसको कनेक्टिव कहा जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने जो है फ्लावर जो है उसमें एंड्रोशियम का भी जो जर्नल ओवरव्यू आपकी एनसीईआरटी में भी है, ये पॉइंट्स बेटा जो भी बताएं उनको ध्यान रखिएगा। अब एंड्रोशियम के बाद में हम जो बात करते हैं, जो सबसे सेंटर के अंदर जो वर्ल्ड ऑफ अपेंडेजेस जो अपन ने देखा था, जिसको क्या कहते हैं बेटा, गायनोशियम, उस पर बात करते हैं। ठीक है। फोर्थ जो पार्ट है क्या है, गायनोशियम। गायनोशियम के लिए क्या कहेंगे हम लोग, द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। सबसे सेंटर में होता है, बाहर से अंदर चलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हम आउटर टू इनर करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर। और बेटा हर जो गायनोशियम जो है उसकी जो यूनिट है, उस यूनिट को कहा जाता है, इस यूनिट को कहा जाता है, क्या बताया था आप लोगों को, हर एक यूनिट जिससे वो बना है गायनोशियम, उसकी यूनिट को कहा जाता है पिस्टिल। आप इसको कार्पल भी कह सकते हैं। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। एक बार उस डायग्राम में चलते हैं जो अभी शुरू शुरू में बताया था मैंने आप लोगों को। इस फ्लावर में आ जाइए। तो बेटा बिल्कुल बीच में जो है ना, ये गायनोशियम है और इसका ईच मेंबर पिस्टिल है। लेकिन आप बोलेंगे सर हमको तो एक ही पिस्टिल दिख रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकता है बेटा। किसी भी गायनोशियम में एक पिस्टिल अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, एक कार्पल है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब पिस्टिल जनरली ना, कि कार्पल टर्म बोलूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर एक गायनोशियम के अंदर एक ही कार्पल प्रेजेंट है, एक ही कार्पल प्रेजेंट है, तो उसको मोनोकार्पलरी कंडीशन कहते हैं। और आपने मॉर्फो में जब फेबेसी फैमिली पढ़ा था, फेबेसी फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से, जैसे पी है, बीन है, ठीक है। तो फेबेसी फैमिली जब आप पढ़ते तो उसमें कहते हैं कि सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर, बिल्कुल बीच के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मस्टर्ड, तो मस्टर्ड में तो यहाँ पर दो कार्पल होते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें दो कार्पल है क्या, हाँ हो सकते हैं ना। अगर दो कार्पल अगर है तो जुड़े हो सकते हैं, तो दिखने में एक ही लग रहा है बेटा यहाँ पर, लेकिन दो हो सकते हैं। और हो सकता है दो हो तो अलग अलग भी दिखे। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कार्पल जो अगर है, अगर दो हैं तो जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, तीन है तो जुड़े हैं या अलग अलग है, इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं अगर कह रहा हूं यहां पर आप लोगों को कि गायनोशियम का ईच मेंबर क्या है, कार्पल है, तो नंबर ऑफ कार्पल्स अगर मैं कहूं आपको, नंबर ऑफ कार्पल्स, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कार्पल्स। तो नंबर ऑफ कार्पल अगर मैं कहूं तो एक तो कंडीशन होती है जिसको कहते हैं मोनोकार्पलरी कंडीशन। ध्यान रखिएगा, पढ़ा भी आप लोगों ने मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब है, मोनो यानी सिंगल कार्पल प्रेजेंट, यानी फ्लावर जो है उसके गायनोशियम में सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है बेटा। जैसे मैंने कहा फेबेसी फैमिली के मेंबर जो है पी है और बीन, ये तो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको अगर कहूं, जैसे मैंगो की अगर बात करें, मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो जो होता है वो भी मोनोकार्पलरी में आता है। ठीक है। कोकोनट की अगर मैं बात करूं तो कोकोनट भी मोनोकार्पलरी में आता है। ठीक है। लेकिन बेटा हो सकता है कि कार्पल की संख्या मोर देन वन हो।
अगर मोर देन वन है तो हम कह सकते हैं बाई कार्पलरी भी हो सकता है अगर दो कार्पल है, या फिर 3 4 5 दो से ज्यादा हो तो मल्टी कार्पलरी भी बोल सकते हैं। आप ट्राई कार्पलरी बोलो, टेट्रा कार्पलरी बोलो, जो भी कह सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए मल्टी कार्पलरी टर्म यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर किसी फ्लावर में ये मान लीजिए मैंने कहा ये थैलेमस है, ठीक है, ओके, ऊपर बाहर के जितने भी वर्ल्ड थे जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, सबको मैंने हटा दिया और बीच में अपन को दिख रहा है केवल मात्र क्या, यहाँ पर गायनोशियम बनाता हूँ। अब गायनोशियम में मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ एक कार्पल ये है और दूसरा कार्पल ये है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर तो दो कार्पल है, लेकिन ये जो दो कार्पल दिख रहे हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो कार्पल जो है वो अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है। तो बाई कार्पलरी टू मल्टी कार्पलरी यानी इसका मतलब है मोर देन वन कार्पल अगर है तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसा यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है। और अभी जो मैंने फ्लावर बनाया था उसमें मान लो मस्टर्ड के अंदर दो कार्पल है लेकिन वो जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है वो जुड़े हैं तो अलग अलग ना दिखे। तो बाई कार्पली टू मल्टी कार्पली का मतलब तो समझ में आ रहा है कि दो से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है, तो इसमें भी बेटा दो कंडीशन हमें दिखाई देती है, इसमें भी हमें दो कंडीशन दिखाई देती है। एक है जिसको कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन, याद रखिएगा वेरी मोस्ट है। एपोकार्पस कंडीशन का मतलब है कि इफ कार्पल्स आर फ्री, फ्री का मतलब है नॉट फ्यूज्ड, जुड़े हुए नहीं होते हैं। और बेटा जब कार्पल जुड़े हुए नहीं होते हैं, फ्री होते हैं एक दूसरे से अलग अलग, मैं जब आप लोगों को जब इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पर जब ओव्यूल वगैरह के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर, ओव्यूल का डेवलपमेंट वगैरह, तब आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम भी यहाँ पर दिखा दूंगा। आपकी एनसीईआरटी में बेटा यहाँ पर एपोकार्पस के लिए एक डायग्राम दे रखा है माइचेलिया का, ठीक है, आप चाहे तो एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको तीन नाम आपको याद रखने, एक तो रोज, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट है एपोकार्पस के लिए, एक तो रोज है, एक लोटस है और एक है माइचेलिया। ठीक है, माइचेलिया का डायग्राम आपकी बुक में देखिएगा, उसमें मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, तो मल्टी कार्पलरी तो है लेकिन क्या है बेटा वो एपोकार्पस है ना। लेकिन अगर आप उसी के साथ में और डायग्राम देखिए, जैसे चाइना रोज का भी फ्लावर का डायग्राम दे रखा है, कार्पल या पिस्टिल का डायग्राम दे रखा है, तो उसके पिस्टिल के डायग्राम में देखेंगे तो आपको देखने से ऐसा तो लग रहा है कि उसमें मान लीजिए बाहर से तो वो एक ही लग रहा है लेकिन असल में उसमें 5 कार्पल है, उसकी स्टिग्मा को देखकर आपको पता चलेगा। तो फिलहाल मैं अगर कहूंगा यहाँ पर कि अगर कार्पल दो या दो से ज्यादा है तो एपोकार्पस का मतलब तो फ्री है, लेकिन अगर आपको ये टर्म दिया जाए सिन कार्पस, क्या, सिन यानी जुड़ा होना, तो सिन कार्पस का मतलब है इफ द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, इफ कार्पल्स आर फ्यूज्ड। और बेटा मैं आपको यही कहूंगा, इन तीनों को छोड़कर जितने भी प्लांट आपकी एनसीईआरटी में हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा कार्पल है, मोर देन वन कार्पल है, वो हमेशा आपको सिन कार्पस में मिलेंगे। जैसे सोलेनेसी फैमिली में दो कार्पल है, सिन कार्पस है, लिलिएसी फैमिली में 3 कार्पल है, सिन कार्पस है, मस्टर्ड में 2 कार्पल है, सिन कार्पस है। ठीक है, मालवेसी फैमिली चाइना रोज के अंदर भी आपको 5 कार्पल मिलेंगे। तो आप बुक में जो डायग्राम देखेंगे उसमें जरूर याद रखना है। फिलहाल तो मस्टर्ड को तो भूलना है ही नहीं, इसके अलावा चाइना रोज का डायग्राम दे रखा है तो चाइना रोज भी ध्यान रखना है। चाइना रोज के लिए आप अलग से लिख सकते हैं, चाइना रोज के लिए जिसको हिबिस्कस बोलते हैं ना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो चाइना रोज मल्टी कार्पलरी एंड सिन कार्पस है, लिख लीजिएगा मल्टी कार्पलरी एंड सिन कार्पस है, डायग्राम में नीचे दिया हुआ भी है। और अगर मैं कहूं पेपेवर, पेपेवर जिसको पॉपी बोलते हैं हम,
पेपेवर, पॉपी। तो पेपेवर या पॉपी यानी अफीम जिसको कहा जाता है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो कंडीशन दिखाई देगी वो मल्टी कार्पलरी एंड सिनकार्पस है, मल्टी कार्पलरी एंड सिनकार्पस है। चलिए, ये तो हो गई बात। कार्पल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो जुड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में ये थैलेमस है और ये कार्पल्स है, ठीक है। एक कार्पल को मैं निकाल लूं अगर, तो एक कार्पल की स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी, उसके कौन कौन से पार्ट होंगे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं आपको पार्ट्स ऑफ कार्पल या पिस्टल, मैं यहां पर कहूं आप लोग कार्पल या पिस्टल की टर्म जो है अभी तो इस लेवल पर हम एक ही मानते हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है जब हम इनको यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी कार्पल है या कोई भी पिस्टल है, तो उसके अगर भागों को हम देखें, तो उसके भागों को हम देखें तो हमें, जैसा मैं एक बार यहाँ डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसका मैंने यहाँ पर एक अकेला कार्पल ले लिया, ठीक है। ये डायग्राम बार बार बनते ही रहेंगे जब तक कि ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। अलग अलग जगह कभी पॉलिनेशन में बात होगी, कभी कहाँ कभी कहाँ, ठीक है। बाकी के पार्ट मैंने हटा दिए, सेपल हटा दिए, पेटल हटा दिए, स्टेमन्स हटा दिए, बचा कौन है, कार्पल। तो बेटा कार्पल जो है ना या पिस्टिल जो है, उसके तीन पार्ट हैं। ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं बेटा स्टिग्मा। उसके बाद में ये बीच वाला जो पार्ट है ये कहलाता है स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ जो हिस्सा जो दिख रहा है वो है बेटा ओवरी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में तीन पार्ट है। अगर मैं कहूंगा सबसे नंबर 1 अगर कहूंगा स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल, और तीसरा अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर ओवरी है, तो बेटा स्टिग्मा जो है वो आप इसका सबसे टर्मिनल एंड कहेंगे, ठीक है, टर्मिनल एंड कहेंगे। कौन सा बेटा, ये स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का काम क्या है, फ्लावर अभी आपने देखा था, तो फ्लावर में जो एंथर जो हैं, उन एंथर से जब पोलन निकलते हैं तो पोलन निकलकर इस स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। एक बार देखें वापस, एक बार देखते हैं वापस से। ये देखिए, ये स्टेमन है, ये एंथर है। एंथर के अंदर हमने अभी बात की थी माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन पैदा होंगे। वो पोलन यहां से निकलने के बाद में यहां आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे। तो इसको पोलिनेशन बोलते हैं। तो जब पोलिनेशन होता है, पोलन यहां से यहां आकर गिरते हैं ना बेटा, तो कहां पर आकर गिरते हैं, स्टिग्मा पर ही तो आकर गिरते हैं। तो स्टिग्मा एक प्रकार का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पोलन, कि पोलन आएंगे तो यहीं पर आकर गिरेंगे। तभी तो पोलन गिरने के बाद आगे के जो प्रोसेस होते हैं आफ्टर पॉलिनेशन, पोलन ट्यूब बनना, फर्टिलाइजेशन होना, ये सारे काम होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर कहूं आप लोगों को, स्टिग्मा जो है इसका अगर फंक्शन कहा जाए, काम कहा जाए कि इसका काम क्या है, तो इसका फंक्शन क्या बताए आप लोगों को, इट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन्स।
ये पोलन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है जब पोलिनेशन होता है, तो इसका काम हो गया अलग। पोलिनेशन की टाइप्स में हम बात करेंगे, तब देखेंगे कि जिनमें एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है उनमें ये स्टिग्मा कैसी होती है, ब्रॉड होती है, फेदरी होती है। ठीक है, चलिए दूसरा सेकंड वाला जो पार्ट है जिसको अपन ने कहा स्टाइल। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया ना बेटा, दूसरा पार्ट मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल के लिए अगर मैं कहूं तो स्टाइल आपको खास तौर से दिख रही है। स्टाइल वाला जो पार्ट है ये लॉन्ग एंड इलोंगेटेड पार्ट है। ठीक है, ये इलोंगेटेड पार्ट होता है, इस तरह ना, मिडिल भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मिडिल लॉन्ग एंड इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर पार्ट। अब आप बोलेंगे ट्यूब्यूलर क्यों बोला है? क्योंकि बेटा ये ट्यूब ही होती है, एक नली ही तो होती है। जब यहाँ पर पोलन गिरेगा तो पोलन ट्यूब इसी नली के अंदर से होकर जाएगी। बेटा अलग अलग पौधों में ये जो स्टाइल जो होती है अलग अलग टाइप की होती है। कुछ के अंदर यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, एडवांस नॉलेज, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टाइल जो होती है उसके अंदर अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको ट्रांसमिशन टिश्यू कहते हैं। तो वो सॉलिड टाइप की है, वो सॉलिड टाइप की स्टाइल है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी हों स्टाइल जिनके अंदर वो टिश्यू ना प्रेजेंट हो, तो वो हॉलो टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओवरी की बात कर रहे हैं, थर्ड वाला पार्ट ओवरी। बेटा थर्ड पार्ट यानी ओवरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ओवरी की अगर बात करता हूं तो ओवरी जो है सबसे बेस वाला पार्ट है, बेसल स्वलन या बल्ज्ड भी कह सकते हैं, फूला हुआ सा पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ पिस्टिल या कार्पल जो भी कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये जो ओवरी है ना इसके अंदर यहाँ एक कैविटी होती है, जैसे कमरा है, इस कमरे में ये कैविटी है, गुहा है। ठीक है, तो अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी। और बेटा इस ओवेरियन कैविटी के अंदर की दीवार पर ही कहीं भी आप कह सकते हैं वहां पर ना आपको ना एक टिश्यू मिलेगा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं कहूं कि यहाँ ये बना देता हूं, जरूरी नहीं है, अलग अलग पौधों में ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर अलग अलग जगह हो सकती है। आपने 11 में प्लेसेंटेशन पढ़ा था, प्लेसेंटेशन उसमें पढ़ा हुआ है कि प्लेसेंटा नाम की एक स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं कहूंगा ये कमरा, अगर मान लीजिए कि ये ओवरी है, इसकी कैविटी ओवेरियन कैविटी है, तो वहां पर कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर ओव्यूल पैदा होंगे। तो ये जो जगह जो दिख रही है एक कुशन लाइक पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल है। ठीक है, क्या है? कुशन लाइक पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। जैसे हम कहते हैं ना हमारी माता के गर्भ में, यूट्रस में एक जगह होती है जहां पर एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, वैसे यहां पर भी है। यहां पर भी कुशन लाइक पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल होता है जहां पर ओव्यूल पैदा होते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम में बता देता हूं, अभी तो फिलहाल याद रखिएगा, कुशन लाइक पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल, पेरेनकाइमेटस सेल से बना ग्रुप मान लीजिए। ठीक है, और उस कुशन लाइक पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल जो होता है उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे क्या? आपको दिखाई देंगे ओव्यूल्स, दिखाई देंगे इस टाइप के, जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना आगे। ये ओव्यूल, ये है क्या बेटा? ओव्यूल है, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओव्यूल्स को आप इंटेगुमेंटेड, ओव्यूल्स को आप, ध्यान दीजिएगा, बहुत खास लाइन कह रहा हूं, बहुत खास लाइन कह रहा हूं। क्या खास लाइन कह रहा हूं?
ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या कहते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब होती है एक ऐसी बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल्स के मियोसिस से मेगा स्पोर पैदा हों। तो हमने टेरिडोफाइटा में भी पढ़ा है मेगा स्पोरेंजियम, लेकिन जैसे जिम्नो और एंजियोस्पर्म में आते हैं वहां पर मेगा स्पोरेंजियम के बाहर इंटेगुमेंट नाम का एक कवर होता है। आगे पढ़ने वाले हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर में। तो हमने इसको इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि उनके अंदर मेगा स्पोर पैदा किए जाएंगे। ठीक है, क्या पैदा किए जाएंगे? मेगा स्पोर। तो अब सोचिए आप लोग, जैसे मैंने कहा था कि स्टेमन जो है मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल था, तो वैसे बेटा ये कार्पल या पिस्टिल जो है उसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम है और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ एक वेरी मोस्ट लाइन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्या लाइन हो जाएगी कि पिस्टिल इज मॉडिफाइड, ध्यान रखिएगा, पिस्टिल इज मॉडिफाइड ए मेगा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल यानी ये भी एक लीफ ही है, सेपल भी एक लीफ ही है, मॉडिफिकेशन है। पेटल भी एक लीफ ही है, मॉडिफिकेशन है। स्टेमन भी एक प्रकार की लीफ ही है, मॉडिफिकेशन है। तभी तो अपन ने इनको फ्लोरल अपेंडेजेज कहा था। तो पिस्टिल भी एक प्रकार का क्या है? लीफ ही है, मॉडिफिकेशन है लीफ का। तो पिस्टिल इज अ मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल। यहाँ भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसको मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल क्यों कहते हैं। क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन होगा, तब हम इन पर चर्चा करेंगे। तो मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। कौन? ओव्यूल पाए जाते हैं। और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो मियोसिस करके क्या बनाती हैं बेटा? मेगा स्पोर पैदा करती हैं। और बेटा जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट पैदा होगा, जिसको अभी कई स्टूडेंट नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर फिर एग प्रोड्यूस होगा। तो आप ये खुद सोच लीजिएगा कि जो स्टेमन से उनके अंदर पोलन पैदा हो, पोलन के अंदर मेल गैमेट पैदा होगा, यहां पर इसके अंदर फीमेल गैमेट पैदा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि बेटा ये जो एंड्रोशियम और गायनोशियम, लास्ट बात कर रहा हूं, 1-2 मिनट की बातें और है, समझिएगा। ठीक है, लास्ट है लेकिन मोस्ट है। तो यहां पर मैं एक नोट यहां पर आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, खास रहेगा आप लोगों के लिए। क्या? कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों जो हैं, एक तो एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड और दूसरा गायनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, गायनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों जो होते हैं, इन दोनों को अगर मैं कहूं एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ फ्लावर यानी जनन चक्र अगर कहें, चक्री है ना एक प्रकार से, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो सर्कुलर मैनर में अरेंज रहते हैं, कंसेंट्रिक मैनर में। आप इनको एसेंशियल वर्ल्ड भी कहते हैं, एसेंशियल, क्योंकि जरूरी है बेटा, जरूरी है।
रिप्रोडक्शन के लिए इनका होना जरूरी है। और रिप्रोडक्शन के लिए क्यों? क्योंकि इनके अंदर हम मेल और फीमेल गैमेट जब बनेंगे तो उनका फ्यूजन भी होगा। तो बेटा इस तरीके से बेटा आप लोगों की आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है, जिसमें हमने बात क्या की, फ्लावर की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने एक बात बोली थी कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, इसके डिस्कशन के लिए एक छोटी सी वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन अगला जो लेक्चर होगा वो होगा डायरेक्ट ही हम टॉपिक में चलेंगे, एंथर जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोस्पोर बनते कैसे, माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। तो बेटा मैं फिर यही कहूँगा कि रेगुलर क्लासेस लगभग ये मान लीजिए हर वीक के अंदर 3 क्लासेस लगभग एक एवरेज में आ ही जाएंगी, ज़्यादा भी आ सकती है क्योंकि अभी शुरुआत है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर लगातार बने रहने के लिए, ठीक है, लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।